नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य अध्ययन में। पिछले सत्र में हम लोगों ने नामकरण और काल विभाजन पर बात की है दोस्तों। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं आदिकाल पर। खंड हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड आदिकाल के नाम से जाना जाता है और यह नाम सर्वमान्य है। आदिकाल को लेकर के सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। आदिकाल के नामकरण को लेकर के सभी विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। लेकिन दोस्तों सर्वमान्य मत देखा जाए तो आदिकाल ही है। लेकिन जो हमारे हिंदी साहित्य के सबसे महान विद्वान आलोचक कहे जाते हैं, जो रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने इसे सबसे पहले वीरगाथा काल कह दिया। वीरगाथा काल कहने के पीछे इनका तर्क क्या था? इन्होंने विक्रम संवत में 1050 से लेकर के इन्होंने आदि साहित्य की सीमा को प्रारंभ माना है। यहाँ यह कुछ ग्रंथों का जिक्र करते हैं अपनी पुस्तक में, जिनको आधार बनाकर इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो आदिकाल को लेकर के सभी विद्वानों के मत अलग अलग है। देखिए दोस्तों, आदिकाल की सीमा को लेकर के भी सभी विद्वानों की मत अलग है और इसके नामकरण को लेकर भी, और इनके जो प्रथम कवि या लेखक रहे हैं। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाए, इसे लेकर भी सब मतभेद रहे हैं। जिन विद्वानों ने आदिकाल की जो समय सीमा निर्धारित की है और उस समय सीमा में जो भी हिंदी के कवि आने वाले थे, उसी में से उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि मान लिया था। इस तरीके सभी विद्वानों ने अलग अलग लेखकों या कवियों को प्रथम कवि मान लिया है हिंदी का। साथ ही आदिकाल की समय सीमा भी सभी ने अलग मानी है अपने मतों से, और आदिकाल का नाम भी सभी ने अलग अलग दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हुआ विद्वान और महान आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को यदि देखा जाए तो वीरगाथा काल नाम रखने के लिए वो अपनी पुस्तक में 12 ऐसे ग्रंथों का जिनको आधार बना करके उन्होंने इस नामकरण को लिखा है। ठीक है, अब इसमें आदिकाल को भी इन्होंने दो अलग अलग भागों में बांट, एक अभ्रंश काल कर दिया है और देश भाषा काव्य कर दिया। ठीक है, अब यहाँ हम देखने वाले हैं कि आदिकाल की समय सीमा किन विद्वानों ने क्या क्या मानी है, और साथ में ये भी देखेंगे कि आदिकाल का नामकरण को लेकर के जो विवाद रहे हैं, और सभी ने अपने अपने मत दिए हैं और सभी विद्वानों के मतों के अनुसार इनका नामकरण देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आदिकाल का नामकरण। ठीक है दोस्तों, देखिए आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल से और हजारी प्रसाद द्विवेदी से पहले भी इसका नामकरण कर दिया गया था। किसने किया था ये भी हमने पिछले सत्रों में जान लिया है। जैसे मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कह दिया था, जैसे ने इसे चारण काल कहा था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा और कई सारे ऐसे विद्वान रहे हैं जिनका हम लोग आज नामकरण देखेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं मिश्र बंधुओं का और जॉर्ज ग्रियर्सन का नामकरण। देखिए दोस्तों, देखिए मिश्र बंधुओं ने इसे क्या कहा है, हम लोग पिछले सत्र में भी पढ़ चुके हैं, यदि आपको स्मरण हो। मिश्र बंधुओं ने इसे नाम दिया था आरंभिक काल नाम दिया था। इसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसी समय सीमा को चारण काल कहा था। इसके बाद आगे चलते हुए देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था, सभी लोग जानते होंगे, वीरगाथा काल। अत्यधिक विवादों में रहने वाला नाम यही है, वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन करते हुए चले। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे कहा है आदिकाल। आदिकाल जो नामकरण किया है इसे ही सर्वमान्य माना गया है। इसके बाद आगे चलते हैं,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। देखिए दोस्तों, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को दो अलग अलग भागों में बांटकर बताया है। इन्होंने प्रारंभिक समय सीमा को बता दिया है संधिकाल, प्रारंभिक समय सीमा को इन्होंने संधिकाल बता दिया है। उत्तरार्ध की समय सीमा को इन्होंने कह दिया है चारणकाल। दोहरा नामकरण किया है इन्होंने, सिर्फ आदिकाल का दोहरा नामकरण किया है। चारणकाल ग्रेसन ने भी कहा है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं राहुल सांकृत्यायन जी का। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है, इन्होंने अभ्रंश काल कह दिया है। अभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। के बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखा जाए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कह दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि आगे जो भी साहित्य रचा गया उन सब की जड़ें जो है आदिकाल में ही है। जैसे देखा जाए आगे चलकर जब भक्ति काल हम लोग पढ़ी काल आया, भक्ति काल जो आदिकाल में भी देखा गया, उसके बाद रीति काल आया, रीति ग्रंथ लिखे गए जो कि रीति ग्रंथ आदिकाल में भी लिखे गए थे। इसके बाद आधुनिक काल आता है जहां पर गद्य की रचनाएं देखने को मिलती है। गद्य की रचनाएं आदिकाल से शुरू हो चुकी थी दोस्तों, इसीलिए महावीर प्रसाद ने इसे अपना आधार मानकर इसे बीज वपन काल नाम दे दिया है। ऐसे ही राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल क्यों कह दिया, क्योंकि इनका मानना है कि इस समय सिद्धों का 84 सिद्ध जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, सिद्ध, नाथ, सामंत, इन सभी के ग्रंथ लिखे गए थे, इसको कह दिया, इसलिए इसे सिद्ध सामंत काल कह दिया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद इसे कह देते हैं धीरेन्द्र वर्मा भी अभ्रंश काल कहते हैं। मोहन अवस्थी आधार काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। राम खिलावन पांडे संक्रमण काल कहते हैं। संक्रमण काल कहते हैं। को भूलना नहीं है, यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं सभी एग्जाम्स में, इनको ध्यान रख लेंगे। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। गणपति चंद्र गुप्त का भी देखेंगे। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है, लेकिन गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। प्रारंभिक काल या शून्य काल भी कह दिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, यहां तक समझ में आया। ठीक है, मिश्र बंधु आरंभिक काल कह देते हैं, जॉर्ज ग्रेसन चारण काल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि नामकरण की शुरुआत सबसे पहले कहां से मानी जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए जॉर्ज ग्रेसन से। ठीक है, जॉर्ज ग्रेसन ने सर्वप्रथम नामकरण का प्रयास किया था, इस बात को हम लोग देख चुके हैं।
और इन्होंने ही सर्वप्रथम चारण काल नाम दिया है। चलिए आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने किन ग्रंथों को अपना आधार बना करके वीरगाथा काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने ऐसे 12 ग्रंथ बताए हैं अपनी पुस्तक में जिनको आधार बना करके उन्होंने इसे वीरगाथा नाम दिया था। ठीक है, तो आज इन ग्रंथों को भी हम लोग देख लेते हैं। कुल 12 रचनाएं ऐसी थी आचार्य शुक्ल की। यहाँ पे नहीं आएगा। आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाएं प्रमाणित मानी जिनको आधार बनाकर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि रचनाएं तो उन्होंने 12 मानी है, लेकिन इन 12 रचनाओं में भी इन्होंने 2 भागों में इसे भी विभाजित करके बता दिया है। जैसे इसमें इन्होंने 4 रचनाएं तो मान ली है, साहित्यिक रचनाएं मानी है। साहित्यिक रचनाएं जो अपभ्रंश में लिखी हुई थी, यहाँ लिख लीजिए, इसे इन्होंने अपभ्रंश साहित्य भी कहा, अपभ्रंश भाषा में। 8 रचनाएं इन्होंने मानी देश भाषा की, देश भाषा में लिखी हुई थी। और देश भाषा में लिखी हुई रचनाएं कौन कौन सी है ये भी हम देखेंगे, और साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी मानी है वो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक रचनाएं जो अपभ्रंश में लिखी गई थी, यहां देख लेते हैं। साहित्यिक रचनाएं, इसमें पहला नाम आता है हमीर रासो। अपभ्रंश को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अभी यहाँ नामकरण पढ़ रहे हैं, इसे लेकर के पहले देख लेते हैं। हमीर रासो, सेकंड था विजयपाल रासो, थर्ड है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। हमीर रासो है सारंगधर की, विजयपाल रासो है नलसिंह या नलसिंह भी कह देते हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका है विद्यापति की, जो कि अवहट्ट भाषा में लिखी हुई है। पदावली मैथिली भाषा में लिखी है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की जो है वो अवहट्ट भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में आपको। आचार्य शुक्ल ने 12 प्रमाणित रचनाएं मानी है। अब यहाँ इन्होंने 12 रचनाओं को भी 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें 4 रचनाएं मानी इन्होंने साहित्यिक भाषा की और 8 रचनाएं मानी इन्होंने देश भाषा की। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। हमने 4 रचनाएं समझ ली है, आगे की 8 रचनाएं भी समझ लेते हैं। यहां लिख देती हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं। देश भाषा काव्य में किन रचनाओं को शामिल किया है आचार्य शुक्ल ने? ऐसी कौन सी 8 रचनाएं हैं उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने रखा है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो आदिकाल का ऐसा ग्रंथ है जो सबसे ज्यादा विवादों में रहा है दोस्तों। इसके प्रामाणिकता को और अप्रामाणिकता को लेकर के कई सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। पृथ्वीराज रासो को ही रामचंद्र शुक्ल ने आधार बना करके और वीरगाथा काल नाम दे दिया था, लेकिन बाद में अपने ही पुस्तक में इंकार कर रहे हैं इस बात को कि जिस ग्रंथ को मैंने
प्रमाणित मानकर, जिसके आधार पर, जिसे अपना आधार मानकर मैंने वीर गाथा काल नाम दिया था, वह ग्रंथ जाली निकला। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जाली ग्रंथ है और यह अप्रमाणित है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित रचना माना है, जिसके रचनाकार है चंद बरदाई। चंद बरदाई को ही आचार्य शुक्ल ने महाकवि, हिंदी का पहला महाकवि माना है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। दूसरी रचना इसमें आती है, रचना है कुमार रासो। कुमार रासो दलपति विजय। तीसरा है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो को इन्होंने वीर गाथात्मक काव्य नहीं माना है, बिसलदेव को इन्होंने रसात्मक काव्य माना है। श्रृंगारिक, इसमें श्रृंगारिकता देखी गई है इस ग्रंथ में, इसीलिए इन्होंने इसे वीर ग्रंथों की कोटि से बाहर कर दिया। बिसलदेव रासो के लेखक हैं नरपति नाल। चौथा ग्रंथ माना इन्होंने परमाल रासो। परमाल रासो के जगनीक, परमाल रासो के लेखक है जगनीक। परमाल रासो में ही आल्हा खंड है, आल्हा और उदल, इनका जिक्र मिलता है। इसी में आल्हा खंड भी इसी का एक हिस्सा है। परमाल रासो का के बाद है जयचंद प्रकाश। छठे पे अगला है जय मयंक जस चंद्रिका, 6 हो गया। अगला है विद्यापति की पदावली। और अंत में इन्होंने रखा है अमीर खुसरो की पहेलियों को। अमीर खुसरो की पहेलियां यहां देखते हैं। जयचंद प्रकाश देखते हैं। जयचंद प्रकाश के लेखक हैं भट्ट केदार मधुकर कवि। विद्यापति की पदावली आप जानते ही हैं, विद्यापति है। खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो। ठीक है, अब यहाँ इन रचनाओं के बारे में शुक्ल जी एक बात और कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं यहाँ पर नीचे से 2 और बिसलदेव रासो, इन 3 रचनाओं को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रंथ है सभी वीर गाथात्मक ग्रंथ है। मतलब कह सकते हैं कि शुक्ल जी ने बिसलदेव रासो को, विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियां, यह जो 3 ग्रंथ हैं इन्हें वीर गाथात्मक काव्य नहीं मानते हैं। बिसलदेव रासो में राजमती के पति विग्रहराज चतुर्थ जो उड़ीसा चले जाते हैं और उसी के वियोग में राजमती विलाप करती रहती है, और इसी को लेकर के शुक्ल जी कह देते हैं कि यह विप्रगंभ काव्य, वीर गाथात्मक काव्य नहीं माना जा सकता, और इसीलिए ये तीनों ग्रंथों को यह वीर गाथात्मक काव्य से बाहर कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है। साहित्यिक रचनाएं 4 मानी है जो अभ्रंश भाषा में है। देश भाषा काव्य में 8 रचनाएं मानी है, जिसमें से इन्होंने 3 रचनाओं को बाहर कर दिया है वीर गाथात्मक काव्य से। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी का पहला कवि किस विद्वान ने किसे माना है। इसे लेकर भी कई सारे विवाद है दोस्तों, लेकिन हम लोग सर्वमान्य मत भी देखेंगे और सभी विद्वानों के अनुसार देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साहित्य इतिहासकार जिन्होंने नामकरण दिए हैं। इसके बाद देखते हैं प्रथम कवि समय सीमा। शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है सबसे पहला कवि? इन्होंने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में माना है सबसे पहला कवि पुंड्य या तीनों नाम मिले हैं। ठीक है, इन्होंने हिंदी का प्रारंभ माना है 713
ईस्वी से। यहाँ हम लोग अभी सब ईस्वी में देख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में माना है। इन्होंने भी पुष्य पुण्य को माना है। ठीक है, और इन्होंने हिंदी की समय सीमा मानी है 643 ईस्वी, 643 या 700 ईस्वी माना है। इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद आगे चलते हैं, आते हैं सबसे महान विद्वान आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि माना है, हिंदी का पहला कवि माना है मुंज को। इन्होंने देखिए, वैसे तो इन्होंने अपने ग्रंथ में 1050 विक्रम संवत माना है, लेकिन हम यहाँ ईस्वी में लिख रहे हैं, तो ईस्वी में लिखने के लिए हम लोगों ने उसमें से 57 घटा देंगे तो 993 ईस्वी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान को माना है। समय सीमा मानी है 10वीं सदी से 10वीं से 14वीं सदी तक यह आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने पहला कवि माना है स्वयंभू को, और इन्होंने हिंदी की समय सीमा मानी है 693 ईस्वी। इसके बाद आगे चलते हैं, सांकृत्यायन जी का भी देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपा को। इन्होंने समय सीमा मानी है 769 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन ने माना है सरहपा को, और सरहपा को ही सर्वमान्य हिंदी का पहला कवि माना गया है। सभी विद्वानों ने इसे ही अंत में सर्वमान्य स्वीकार किया है। आगे हम देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने पहला कवि माना है सालीभद्र सूरी को। इसे हम लोगों ने पिछले सत्र में भी पढ़ा था। सीमा मानी है 1184 ईस्वी। आगे देखते हैं गणपति बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला कवि माना है, बच्चन सिंह ने माना है विद्यापति को, और इन्होंने समय सीमा एक बार फिर से देखते हैं। शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि माना है पुष्य पुण्य या पुष्यदंत को। इन्होंने समय सीमा हिंदी की मानी है 713 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं ने भी पुष्य पुण्य को माना है। इन्होंने समय सीमा माना है 643 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने पहला कवि माना है मुंज को, और इन्होंने अपनी हिंदी का प्रारंभ माना है 993 ईस्वी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, जो कि संदेश रासक के लेखक है, और इन्होंने समय सीमा प्रारंभ मानी है 10वीं सदी से। रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को माना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला महाकवि माना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां लिख देती हूं मैं, महाकवि माना है राहुल सांकृत्यायन जी ने, महाकवि माना है स्वयंभू को। ऐसे प्रश्नों में बहुत कंफ्यूजन होता है। कवि मानने वाले हैं रामकुमार वर्मा, लेकिन महाकवि मानने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने सालीभद्र सूरी को माना है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है, लेकिन सर्वमान्य मत यदि देखा जाए तो सर्वमान्य मत है सरहपा को। सरहपा को ही हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं कि हिंदी का पहला कवि किसे माना गया है, तो आपको सीधा अपने विकल्प का चयन करना है कि सरहपा को ही माना गया है। यदि किसी विद्वान का नाम देकर के पूछा जा रहा है, तभी आपको इनके अनुसार अपना विकल्प चयन करना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। वहां देखकर, प्रश्न की प्रकृति देखकर ही हमें हमारा विकल्प चयन करना पड़ता है। राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी का पहला कवि सरहपा को मानते हैं, पहला महाकवि स्वयंभू को मानते हैं। आचार्य शुक्ल पहला कवि मुंज को मानते हैं, पहला महाकवि चंद बरदाई को मानते हैं, और पहला महाकाव्य भी चंद बरदाई कृत
पृथ्वीराज रासो को ही मानते हैं और पृथ्वीराज रासो को ही आधार बनाकर इन्होंने वीर गाथा काव्य नाम दिया था। लेकिन बाद में अपने ही ग्रंथ को बाद में अपनी ही पुस्तक में इस ग्रंथ को जाली ग्रंथ या अप्रमाणित रचना मान लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके अगली कड़ी में हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं।